जय हिंद प्यारे बच्चों। कल आपका एग्जाम है और अब शुरू कर रहे हैं हम लोग रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन अभी तक आपने जितना पढ़ा है बस उसको मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 45 मिनट में समाप्त कर दूं। बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल से हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट उसके वर्ड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो क्वेश्चन आप पहले नहीं पढ़े हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको देखना सुनना पड़ेगा। जो आपको सामने स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूंगा, उससे रिलेटेड कुछ और जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। रिवीजन होगा, तो चलिए शुरू करें अब रिवीजन। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पेपर में बस इतना ध्यान रखिएगा, आपसे बन रहा है तो भी लिखना है, नहीं बन रहा है तो भी लिखना है। आपने इतना पढ़ लिया है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ के आए। आप लिख के ही आएंगे। बस थोड़ा सा आपको उस वक्त ठंडे मन से सोचना है कि इस सवाल के जवाब में मैं क्या लिख सकता हूं। चलिए शुरू करें अब आज का वीडियो। सबसे पहला लेसन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे क्या क्या पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद। दो चीजें हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक मिलेंगे, उत्पाद का निर्माण होगा। अभिकारक को क्रियाकारक भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, संयोजन है, वियोजन है, रेडॉक्स, उपचयन, अपचयन, अवक्षेपण, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सभी अभिक्रियाओं को देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड, क्यों साफ किया जाता है इसे? तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा होती है, इसलिए इसको साफ किया जाता है। संक्षारण क्या है? लोहे की वस्तु में हम पेंट क्यों करते हैं? संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। संक्षारण क्या है? संक्षारण का मतलब धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना। किसकी वजह से? अम्ल की वजह से, जल की वजह से, नमी की वजह से, आर्द्रता की वजह से, ये कहलाएगा संक्षारण। विकृत गंधिता, उपचयन शब्द याद रखिएगा। जो तेल एवं वसायुक्त पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं? उनका उपचयन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, इसे कहेंगे विकृत गंधिता। इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। जो चिप्स कुरकुरे वगैरह हैं इनमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये कहलाएगा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचाव के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जब कोई तत्व किसी यौगिक से कोई एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन मतलब आयनों का आदान प्रदान। और रेडॉक्स में दो चीजें हैं आपका, रेडॉक्स तो है ही, उपचयन और अपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, और अपचयन का मतलब होता है जस्ट उल्टा, मतलब ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि। इस तरीके से ये जो फर्स्ट यूनिट है इसको आपको तैयार करना है। इसमें कुछ चीजें और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है उसका उदाहरण, साथ ही साथ एक क्वेश्चन आता है एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो क्या है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसकी जल के साथ आपको क्रिया बता देना है। तो ये लेसन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न इससे पूछे जाएंगे आपसे। वियोजन को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वियोजन की अभिक्रिया जो होती है वो टूटना है और संयोजन जुड़ना है, मतलब इसमें क्रियाकारक मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन में। वियोजन में क्या होता है? जो क्रियाकारक है वो टूटता है और उत्पाद का निर्माण करता है। इस तरह से ये आपका पहला लेसन तैयार हो जाएगा। चले दूसरे लेसन की ओर। दूसरा, पीतल एवं तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए खट्टे पदार्थों को? ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि ये क्या है? ये धातुएं हैं, और जो खट्टे पदार्थ हैं वो क्या है? अम्ल है। दोनों क्रिया करते हैं, विषैले पदार्थ बनाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए इनमें पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखे जाने चाहिए खट्टे पदार्थ। ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इसमें अम्ल और क्षार के लक्षण या अम्ल क्षार में अंतर, ये आप देख लीजिएगा। आपने याद किया होगा, कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल
नहीं है। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जैसे पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल का उपयोग क्या है, इसके अलावा पीएच यदि कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कैसे होती है, कितने से कम हो जाए पीएच तो वो हम उसे क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। ये चीजें मैं बहुत पहले आप लोगों को सब बता चुका हूं, तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लीजिएगा, याद आ जाएगा आपको। 5.6 से कम हो गया तो क्या कहलाएगा, वो अम्लीय वर्षा है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, कोई विद्युत का चालन करता है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इनका आंसर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि यदि अम्ल पानी के साथ होगा तभी वह अम्लीयता के गुण प्रदर्शित करेगा, तभी हाइड्रोनियम आयन बनेगा, तभी हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। जब तक हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होगा तब तक वह अम्लीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। विद्युत चालन कब होता है, जब उसमें आयन हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, विद्युत चालन कब होगा, जब उसमें आयन होंगे। यदि आयन नहीं है तो विद्युत चालन नहीं होगा। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सीधा से लिखिएगा कि ये विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसमें आयन नहीं होते हैं। कोई चीज विद्युत का चालन करता है, क्यों, क्योंकि उसमें आयन होते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है, अधिक संख्या में जो H+ आयन उत्पन्न कर रहे हैं वो प्रबल अम्ल कहलाएंगे, जो कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न कर रहे हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ये इसका हो गया। क्लोर क्षार आप जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, बहुत अच्छे से याद करिएगा, ये बहुत जरूरी है। CaSO4 हाफ H2O 1.5 H2O के साथ इसका रिएक्शन करवा दीजिए, CaSO4 2H2O बन जाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो है आपका जिप्सम। धोने का सोडा क्या उपयोग होता है, धोने में उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण विरंजन में काम आता है। इनके फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पीएच मान टोटल 14 तक वैल्यू होती है, 7 शुद्ध जल का होता है, 7 से नीचे अम्लीयता, 7 से ऊपर क्षारकता। ये चीजें हो गई। कोई किसान खेत में बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करता है, क्यों करता है, क्यों, क्योंकि उसके खेत की अम्लीयता बढ़ गई है, और ये जो चीजें हैं बुझा हुआ चूना, ये क्षार है, तो वो उदासीनीकरण की क्रिया होगी और उसके खेत की जो अम्लीयता है वो कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रैपिड रिवीजन में इन चीजों को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। धातु अधातु में अंतर आपसे बनता है, इसमें परिभाषाएं आपसे पूछी जाएंगी बहुत सारी, जैसे तन्यता हो गया, आघात वर्धता। तन्यता मतलब तार के रूप में खींचना। इसके अलावा आघात वर्धनीयता का मतलब होता है पीटने पर वो चादर के रूप में फैल जाती हैं। ध्वनि उत्पन्न होती है इससे। मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको पहले, तो उसे देख लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। संक्षारण क्या है, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यशद लेपन क्या कहलाता है, तो यशद लेपन में किसकी कोटिंग की जाती है, सबसे ऊपर यशद लेपन में जिंक की कोटिंग की जाती है। सोना, सोने की जो शुद्धता है वो किससे मापी जाती है, कैरेट से। अमलगम क्या है, यदि कोई मिश्र धातु है उसमें एक धातु पारद है तो क्या कहलाएगा, वो अमलगम कहलाएगा। एक्वाराइजिया भी देखिएगा। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, बहुत ही क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी, धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम सबसे ऊपर, और सोना सबसे कम क्रियाशील, वो सबसे नीचे। इसके अलावा वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक क्या है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म याद करिएगा, गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं इनके, अधिक होते हैं। उदाहरण नमक है, ये जल में घुलनशील होते हैं, इनमें मजबूत आकर्षण बल होता है जिसकी वजह से थोड़े से कठोर होते हैं, और ये भंगुर भी होते हैं, दाब डालने पर टूट जाते हैं।
तो आयनिक यौगिकों के गुण, ये चीजें हो गई आपके अध्याय 3 में। अध्याय 4 में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन देख लीजिएगा, संतृप्त, असंतृप्त देख लीजिएगा। संतृप्त जिनमें एकल बंध होता है, असंतृप्त जिनमें 2 या 3 बंध होते हैं। एकल बंध मतलब एल्कीन, 2 बंध और 3 बंध मतलब एल्कीन और एल्काइन। हाइड्रोजनीकरण, साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन अपमार्जक में ध्यान रखिएगा, इसकी संरचना समझ लीजिएगा। संरचना में मिसेल बनाना है आपको। यहाँ क्या है, 2 चीजें हैं, एक है आयनिक भाग, दूसरा है हाइड्रोकार्बन वाला भाग। हाइड्रोकार्बन वाला भाग गंदगी से जुड़ता है और आयनिक भाग पानी से जुड़ता है। बस इसी तरीके से कपड़े साफ हो जाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो गंदगी को निकाल लेता है और पानी में जाके मिल जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी है इसमें, उनको भी आपको देखना है। अध्याय 5 में विभिन्न चित्र, कौन कौन से चित्र आपको बनाना है अध्याय 5 में? आपको जो चित्र बनाने हैं उसमें सबसे पहले है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इसके अलावा न्यूरॉन, सॉरी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का चित्र देख लीजिएगा। इससे नेफ्रॉन के चित्र के साथ साथ जैव प्रक्रम में और क्या बचा है आपका, लगभग इतने ही है मुख्य चित्र जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये कहाँ से मिलता है, जहां जहां से भी मिलता है उनके बारे में आपको लिखना होगा। रंध्र क्या है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में और गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम का काम क्या है, जल का और खनिज लवणों का परिवहन, और फ्लोएम का काम है भोज्य पदार्थों का परिवहन। अमीबा वे पोषण, तो उसका भी चित्र याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र होगा वो। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो हमारे अमाशय में अम्ल की भी भूमिका होती है। अम्ल क्या करता है, ये अम्ल जो है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन, पाचक एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। कौन से एंजाइम के कार्य में सहायक करता है, पेप्सिन एंजाइम में, और यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ऑक्सी अनाक्सी श्वसन और ऑक्सीजन के अभाव में, ये तीनों चीजें ये चित्र के माध्यम से आप देखिएगा। भिन्न पथों पर ग्लूकोज का विखंडन। एटीपी क्या है, एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, उसके बारे में। मानव श्वसन तंत्र, मानव जो हृदय है उसका चित्र, और इसमें धमनी और शिरा। धमनियों में प्रायः शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है और शिराओं में ऑक्सीजन विहीन रक्त प्रवाहित होता है। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस मतलब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से बाहर निकालकर शुद्ध करके वापस शरीर में डालने के लिए एक जो मशीन होती है उसे कहते हैं डायलिसिस मशीन। और यह हमारे शरीर की जो अशुद्धि है वो निकालता है। कहाँ उपयोग में आता है, जिनकी किडनी फेल हो चुकी होती है उनके लिए यह उपयोग में आता है। अध्याय 6, इसमें मानव मस्तिष्क के कार्य, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और सॉरी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में आपको लिखना है। इनके कार्यों के बारे में लिखना है। सोचने समझने के लिए बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है, हमको सीधे खड़े रखने में मदद करता है। भूख का केंद्र होता है, देखने और सुनने का केंद्र होता है, सीधी रेखा में चलना, ये बहुत सारे इसके कार्य होते हैं मानव मस्तिष्क के। मानव मस्तिष्क के कार्य के साथ साथ इसमें प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप भी है। ऐसी क्रियाएं जो बिना सोचे समझे होती हैं। प्रतिवर्ती चाप, हालांकि लास्ट ईयर आ चुका है, फिर भी थोड़ा सा देखिएगा। प्रतिवर्ती चाप में ग्राही अंग, संवेदी तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु के बाद जो मोटर न्यूरॉन है वो, मोटर न्यूरॉन के बाद कार्यकारी अंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पादप हार्मोन। जो 4 प्रकार के पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। इनमें से 3 ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जो है वो वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि में सहायता करते हैं किसी न किसी रूप में। और जो एब्सिसिक अम्ल है वो वृद्धि संदबक हार्मोन कहलाता है,
वो उसको रोकने का काम करता है, वृद्धि को रोकने का काम करता है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया को रोका नहीं जा सकता है और टहलने को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। दोनों अलग अलग जगह से, टहलना हमारे मस्तिष्क से संचालित होता है और ये जो है प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु से नियंत्रित होता है। विभिन्न प्रकार के जो मनुष्यों के हार्मोन हैं उनको याद कर लीजिएगा, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, एड्रीनल ग्रंथि, संकट मोचक हार्मोन क्या कहलाता है, ये चीजें इस पार्ट से आपको याद करना है। एक लिंगी जीवों में जनन की विधि खंडन, विखंडन, द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन, इसके अलावा प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, लेशमानिया में द्विखंडन, पुनर्जनन, प्लेनेरिया में पुनर्जनन, मुकुलन, हाइड्रा में कायिक प्रवर्धन, जड़, तना और पत्तियों से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बीजाणु समासंग ये फंजाई में, कवक में होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है? दोनों में अंतर। लैंगिक जनन में दोनों जीवों की आवश्यकता होती है, लैंगिक में अलैंगिक में एक ही जीव की आवश्यकता होती है। एक लिंगी मतलब या तो नर जन्नांग होगा या मादा जन्नांग, उभयलिंगी मतलब दोनों जन्नांग होंगे एक ही पुष्प में। परागण, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। स्वपरागण, पर परागण, इसके दो प्रकार हो गए। स्वपरागण में क्या करेंगे आप? जब किसी पुष्प में उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो स्वपरागण, और जब ये परागकण दूसरे पुष्प के दूर स्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो ये पर परागण। पुष्प का चित्र बना लीजिएगा, चार भाग उसमें दर्शा दीजिएगा। बाहर की तरफ कैलिक्स, कोरोला, हिंदी में बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग। तो इन चीजों को आपको चित्र की प्रैक्टिस भी करना है और जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको याद भी करना है। नेक्स्ट, मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम में जब दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और जब अगली पीढ़ी में F2 जनरेशन में जाते हैं तो दोनों जो अप्रभावी रहता है उसके भी लक्षण दिखाई देते हैं। मेंडल के नियम याद कर लीजिएगा और जो मैंने F1 और F2 जनरेशन का दिया हुआ है वो चित्र जरूर बना दीजिएगा। आनुवांशिकता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिक लक्षण क्या है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकी, जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। प्रभावी, ऐसे लक्षण जो प्रथम जो अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं। F1 पीढ़ी वाला चित्र बना दीजिएगा। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, ये अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं और जिसका लक्षण छिपा रहता है वो क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। लिंग लिंग निर्धारण में क्या करेंगे? इसमें भी चित्र याद कर लीजिएगा। एक्स एक्स और एक्स वाई, एक्स एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा, मतलब संतान जो होगी वो पुत्री होगी, और एक्स वाई मिलेगा तो संतान जो होगी वो पुत्र होगा। तो इस चीज को अच्छे से इसका डायग्राम तैयार कर लीजिएगा लिंग निर्धारण का। ये पार्ट ज्यादा है ही नहीं, इसमें क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। अध्याय 9 में अपवर्तन का नियम। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही है अपवर्तन का नियम। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा वाला नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल का उपयोग कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में, बायनों में पीछे देखने के लिए। और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आता है। सोलर भट्टियों में इसका उपयोग होता है, डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, साथ ही जो हेडलाइट है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अपसारी लेंस दोनों, ये भी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। उत्तल और अवतल लेंस ये जो हैं, एक बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है, दूसरा किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो ये अपसारी और अभिसारी। लेंस की क्षमता और आवर्धन, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। लेंस की क्षमता
इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल के लिए मैंने वीडियो शेयर किया है, देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल पूरा नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम आधा लिख दीजिएगा, फॉर्मूला लिख दीजिएगा जो दिया गया है वो उसमें आपको लिखना है। इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे परिभाषा पूछ सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या के अलावा इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, आवर्धन है, लेंस की क्षमता है, वक्रता केंद्र की परिभाषा है। तो इन चीजों को इससे तैयार आपको करना है। मुख्य रूप से ये अपवर्तन का नियम, लेंस की क्षमता, आवर्धन, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। अध्याय 10 में मानव नेत्र का चित्र तैयार करिएगा। वर्ण विक्षेपण का चित्र, प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। टिंडल प्रभाव, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन में इसमें आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत से इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो किससे रिलेटेड है? प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड है या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन से रिलेटेड है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसके अलावा कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख भी बनाने को आ सकता है। प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये पार्ट सरल है, बहुत कठिन नहीं है। अध्याय 11 में विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक एम्पियर है। विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर। विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले कुछ प्रतीक चिन्ह, जिसमें विद्युत सेल, बैटरी, खुली कुंजी, बंद कुंजी, तार संधि, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, एमीटर, वोल्टमीटर, ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन भी, उसका चित्र भी दिया हुआ है। V समानुपाते I, V बराबर आर आई, V बराबर आई आर, I बराबर और V बराबर, ये सब चीजें आपको तैयार करना है। ओम का नियम रिवीजन कर लीजिएगा, ओम के नियम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? हालांकि ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, फिर भी देख लीजिएगा। पदार्थ की प्रकृति पर, तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये चीजें हो गई। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? तो हीटर में, गीजर में इसका उपयोग होता है। ऊष्मा निकलती है विद्युत धारा से जब किसी भी वायर से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो। अध्याय 12 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एवं उसके गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनाना सीख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चित्र हैं। और उसके गुण, ये बंद वक्र होती हैं, इसमें बाहर की तरफ जो रेखाएं हैं वो कैसे चलती हैं, अंदर की तरफ कैसे चलती हैं, ये चीजें आपको इसमें लिखना है। विद्युत फ्यूज, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और भू संपर्क तार, ये चीजें। विद्युत फ्यूज सुरक्षा के लिए है। ये जब लिमिट से ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत फ्यूज जो है वो, इसमें जो वायर लगा रहता है वो गल जाता है और इस तरह से हमारे घर के उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। शॉर्ट सर्किट क्या है? हमको पता है दो प्रकार के तार होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जब धनात्मक और ऋणात्मक तार दोनों जुड़ जाते हैं, कहीं कट गया, जिस ऊपर का जो उसका इंसुलेटर है वो निकल गया, आवरण निकल गया, तो दोनों क्या होंगे? मिल जाएंगे, जिसकी वजह से परिपथ में बहुत ज्यादा धारा बहने लगेगी, आग भी लग सकती है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक ही सॉकेट से हम लोग बहुत सारे कनेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ओवरलोडिंग हो जाता है। भू संपर्क तार, भू संपर्क तार मतलब अर्थ वायर जो है, इसके बारे में भी मैं आपसे पूरी मतलब वीडियो के माध्यम से बात कर चुका हूं। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अध्याय 13 पारिस्थितिक तंत्र।
पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जैव एवं अजैव घटकों के बीच जो क्रिया होती है वो पारिस्थितिक तंत्र है। दो प्रकार हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक मतलब जिनमें जीवन होता है, उत्पादक उपभोक्ता घटक। अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, जल, वायु, ये हो गए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। खाद्य श्रृंखला, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होते हैं खाने के लिए, इस तरीके से जो श्रृंखला बनती है वो खाद्य श्रृंखला है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। खाद्य जाल, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं और शाखान्वित हो जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। जैव निम्नीकरणी, जैव निम्नीकरणी मतलब जो अब घटित हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो जैव निम्नीकरणी। केले का छिलका, सब्जी का छिलका, कागज। अजैव निम्नीकरणी जो नहीं सड़ते हैं, जो अपघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच। कोशी स्तर, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो पहले नंबर पे उत्पादक, फिर उपभोक्ता में आ जाएगा आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। इस तरीके से आपको 4 स्तर इसमें बना देना है। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत है। O3 ओजोन गैस की परत है। परावैंगनी विकिरणों को ये रोकती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है। CFC की वजह से इसका संक्षारण हो रहा है। इस तरह से ये अध्याय 13 के क्वेश्चन आंसर आप तैयार करिएगा। जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, वो आप देखिएगा, बार बार उसका रिवीजन कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप उसका उत्तर लिखिएगा जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर, लेकिन लिखना है आपको। कल के एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर निश्चित ही बहुत ही अच्छा जाएगा। बस आप कॉन्फिडेंस रखिएगा और बहुत ही ठंडे मन से अपने प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। जो नहीं बन रहे हैं उसके बारे में जरूर सोचिएगा और लिख कर ही आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।